वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आज़ादी के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति की एक झलक देखेंगे। यह वीडियो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड या लेखपाल जैसे एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़, इन सभी एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन, सेलेक्शन वाली तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सबसे क्वालिटी कंटेंट अभी आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं जिनको यहाँ पर लिस्टिंग के माध्यम से दिया गया है ताकि आपको एक झलक दिखे कि किस प्रकार से प्रमुख परिवर्तन आते हैं। वर्ष 1950 में सर्वोदय प्लान आता है। सर्वोदय प्लान के जो प्रमुख व्यक्तित्व या फिर जो संस्था मतलब जिसने स्टार्ट किया तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने इसको स्टार्ट किया था। ये सर्वोदय प्लान जो है था जनवरी 1950 में आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या था, तो यह योजना गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था जिसमें ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। इसने अहिंसक और विकेंद्रीकृत विकास मॉडल का प्रस्ताव रखा था। तो देखिए, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर, अब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो सामान्य सी बात है ये अहिंसक सिद्धांतों पर चलेगा। और गांधी जी आत्मनिर्भरता है ना, या फिर ये जो विकेंद्रीकृत का मतलब है कि जो शक्ति इसका बंटवारा किया जाए, इस पर जोर देते थे। तो ये भी इसी पर होगा, है ना। इसमें स्वराज की बात की गई, आत्मनिर्भरता की बात की गई, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। इसमें अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांतों के अलावा इसमें आचार्य विनोबा भावे, ये भी कई बार नाम यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब जो मुख्य उद्देश्य था ना, जो समाज के पिछड़े लोग हैं या फिर जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाना उद्देश्य था। ये था कि समाज को शोषण मुक्त बनाया जाए, जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, है ना। और इसमें जो विदेशी पूंजी भारत में आ रही थी उसका विरोध किया गया था, क्योंकि विदेशी पूंजी आएगी तो आत्मनिर्भरता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दिया 15 मार्च 1990 योजना आयोग की स्थापना, है ना। जो योजना आयोग है जिसे बाद में परिवर्तित करके नीति आयोग बना दिया गया था, अभी आगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार जो प्रधानमंत्री थे पदेन अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, इसके अध्यक्ष अभी भी होते हैं, मतलब आज नीति आयोग है तो जो पदेन प्रधानमंत्री है वही इनके अध्यक्ष होते हैं। मतलब इसके अध्यक्ष हमेशा पदेन होंगे। पदेन कहने का तात्पर्य जो प्रधानमंत्री बनेगा वो स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएगा। ये चीज़ देखिए, इसका अच्छा कई बार इसमें पूछा जाता है कि ये संवैधानिक था कि नहीं, तो ये गैर संवैधानिक था। योजना आयोग गैर संवैधानिक था और गैर वैधानिक था, ठीक। इसकी जो प्रेरणा आई थी ये सोवियत संघ की जो केंद्रीकृत योजना प्रणाली वहां से लिया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इसकी जो प्रेरणा आई थी सोवियत संघ की जो केंद्रीकृत योजना प्रणाली वहां से लिया गया था, ठीक। भारत में केंद्रीकृत नियोजन के लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना की गई जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, ठीक। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे है मतलब 8 जुलाई 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। ये किसने किया था? योजना आयोग ने किया था, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे योजना आयोग बना इसीलिए। यह भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभिक वो है ये मतलब प्रारूप था। इसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना की गई, जो भारत सरकार है मतलब प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देने और केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था एनडीसी का। यह नियोजन प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता था, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी।
इस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर कृषि को प्राथमिकता दी गई और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, है ना, इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध तथा भारत के विभाजन के कारण जो क्षति हुई है उसे दूर करना। इसने बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर इसलिए जोर दिया गया क्योंकि भाई जो उस समय मतलब चीज़ें थी, जैसी परिस्थिति थी, भारत एक कृषि प्रधान देश था, है ना। तो सामान्य सी बात है कि अगर कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर कृषि पर ही चीज़ें निर्भर होने वाली है। इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पर ध्यान किस पर केंद्रित किया गया कि बड़े बांध बनाए जाए, है ना, ये चीज़ हो। इसके अलावा कृषि को बेहतर बनाया जाए। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मॉडल कौन सा था, है ना। मॉडल अगर इसमें पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा इसका मॉडल है हेराल्ड डोमर, है ना। हेराल्ड, कई जगह हेराल्ड लिखा रहता है, कई जगह हेराल्ड लिखा रहता है, डोमर, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होता है। ठीक, यहाँ पे हेराल्ड ही लिख लेते हैं या ज़्यादातर टाइम हेराल्ड रहता है। तो हेराल्ड डोमर इस मॉडल पर क्या था? ये योजना आधारित था। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता है ना। इसमें जो लक्षित विकास दर था, मतलब कितने का लक्ष्य रखा गया था, तो 2.1% का रखा गया था। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो मतलब प्राप्त हुआ था ये 3.6% प्राप्त हुआ था। तो जितना लक्ष्य किया गया था उससे ज़्यादा प्राप्त हुआ, मतलब ये सफल रहा था, है ना। इसकी उपलब्धियां जैसे नदी घाटी, इसमें जो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, ये सब इसमें बने थे, है ना। साथ ही साथ इसमें 5 IIT स्थापित किए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद 1956 से लेके 2017 तक जो बाद की परियोजनाएं चली, मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से, है ना। तो ये सब इसके बाद आएंगे। तो सामान्य सी बात है, इन सब का मतलब चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसके बाद 2017 तक की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो द्वितीय परियोजना है ना, वो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। महाल नोबिस, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें क्या किया गया था कि भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, मशीनरी हो गया, है ना। इसमें जो भिलाई केंद्र है ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला जो है ये जर्मनी की मदद से। तो ये सब पॉइंट है। इसके बाद 17 अगस्त 2014 योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। जो योजना आयोग का गठन हुआ था अब उसे समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कौन करता है? केंद्र सरकार। और केंद्रीकृत नियोजन निकाय को भंग किया गया और इसके स्थान पे ना 1 जनवरी 2015 को एक नए आयोग को लाया गया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम होता है। अब इसके भी जो अध्यक्ष होंगे ये प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए योजना आयोग के स्थान पर एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित। इसका उद्देश्य सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की भागीदारी के साथ साथ दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचा तैयार करना था। यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो जो योजना आयोग है उसको हटा करके उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो साथियों, ये आज की छोटी सी क्लास रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया हुआ है, आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम 14 मार्च और 15 मार्च को होना है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है साथियों। इसमें जितना समय बचा है उसमें ना अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे आपका लेवल उतना बेहतर होगा। अधिक मॉक लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये में, सिर्फ 49 रुपये में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और जिन साथियों की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, जिनको लगता है कि अभी तैयारी में कमी है, तो वो क्या कर सकते हैं? 49 रुपये के अलावा 99 रुपये और लगा के कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, चाहे आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, चाहे कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए ना आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको भारी छूट मिलेगी और बहुत ही कम दाम में आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन